अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा साहब। इम्पोर्टेंट खबरें हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने देखा कि पिछले 2-4 दिन से तो ये सबसे बड़ी खबर यही चल रही है कि जो यूएस में पीटीआई के लोग हैं, वो बिक गए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, क्या हुआ है? उनकी मुलाकात चूँकि डीजी आईएसआई के साथ हुई है वहाँ पे पाकिस्तान में, तो उसके बाद काफ़ी एक वावेला मचा हुआ है कि हो क्या गया है? डायस्पोरा जो है वो परेशान है कि जो उनके लीडर्स हैं वो बिक गए हैं या क्या होने वाला है? कुछ समझ नहीं आ रही है। एक गैर यकीनी की सी कैफ़ियत है। उसका ज़रा तज्ज़िया करते हैं। साथ-साथ जो ड्रोन अटैक हुआ था अभी पिछले दिनों में मरदान में उसकी रिवर्बरेशंस जो है वो अभी तक आ रही हैं और समझ नहीं आ रही। अभी आज मैं पढ़ रहा था कि केपीके की गवर्नमेंट ने इसको अपोलोजाइज़ किया है। तो मुझे नहीं पता किस चीज़ के लिए अपोलोजाइज़ किया है। उन्होंने किया था ये ड्रोन अटैक के उन्होंने अपोलॉजी की है। तो अगर नहीं किया था तो फिर किसने किया था और अगर जिसने किया था फिर उसको अपोलॉजी करनी चाहिए। तो ये ज़रा देखते हैं इसका क्या बैकग्राउंड है और क्यों ऐसा हो रहा है और ये अटैक का जो बैकग्राउंड है वो ये भी हो सकता है कि शायद किसी और ने किया हो, ये भी कोई पता नहीं। तो वो भी पता चलेगा, लग जाएगा आइंदा चंद दिनों में। अच्छा दूसरा ये है कि अफ़गान को जो बाशिंदे हैं, उनकी डिपोर्टेशंस आज के दिन से यानी 1 अप्रैल से ये शुरू हो रही हैं और बाय द वे चूँकि 1 अप्रैल का मैंने ज़िक्र किया तो आज अप्रैल फूल भी है तो इसलिए आप ज़रा एहतियात कीजिएगा। लोग बेवकूफ़ी भी बनाते हैं, आपको पता ही है और बड़े भयानक किस्म के मज़ाक लोग करते हैं, ज़रा एहतियात कीजिएगा। अच्छा जी, दूसरा ये है कि जो बलूचिस्तान का इश्यू है, वो अभी तक अ, काबू में नहीं आ रहा। उसका तज़िया करते हैं, सिंध में कैनाल्स का इश्यू चल रहा है, वो भी हर तरफ इश्यूज़ ही इश्यूज़ हैं। कहीं भी मामलात जो हैं सॉल्व नहीं हो रहे हैं। फिर इंटरनेशनल खबरें भी 1-2 करेंगे कोशिश करेंगे कि टाइम में सब चीज़ें डिस्कस कर लें। ट्रम्प जो है वो उसने विज़िट अपनी शेड्यूल कर ली है सऊदी अरब की, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? इन तमाम अमूर पर गुफ्तगू करते हैं और हमें जॉइन कर रहे हैं मोहतरम जनाब साद हफ़ीज़ साहब, जो कि सीनियर राइटर हैं, फ्राइडे टाइम्स में लिखते हैं। मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि उनके आर्टिकल्स पढ़ा करें और सीखा करें। हियर कम्स साद हफ़ीज़ साहब। साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम कैसा हैं सर? बहुत शुक्रिया साद भाई। टू स्टार्ट विद ये जो सूरत-ए-हाल चल रही है अमेरिका में चूँकि जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ये ज़रा आप बताएँ ना ये क्या आपने करवा दिया जी सारी की सारी मीटिंग जो है वो करवा के आपने डीजीआईएसए के साथ और फिर जनाब वो सारा समझ नहीं आ रही कि कौन-कौन लोग थे, क्या हो रहा था, कौन पीछे था उसके और कहा जा रहा है जी कि पूरी जो कार्रवाई उन्होंने की थी, जितनी मेहनत की थी, वो सारी अकारत चली गई और ये हो गया, वो हो गया। व्हाट इज़ गोइंग ऑन एक्चुअली? जी हाँ, ये तो न्यूज़ काफ़ी डिस्कस भी हो रही है और 3-4 दिन से मेन फ़ोकस इसी का है। जो इनका पर्पस था एस्टेब्लिशमेंट का, वो ये था कि भई डिवाइड करना डियास्पोरा को और वो इसमें सक्सेसफुल हो गए हैं। टेम्पोरेरीली हुए हैं, लेकिन हाँ, ये क्लियर है कि दरार इन्होंने क्रिएट कर दी है और कुछ लोग मेरे ख्याल में वेल मीनिंग लोग ऐसी बात नहीं थी कि ये कोई अपने पर्सनल मफाद के लिए वहाँ जा रहे थे, जो गए हैं वहाँ मिलने के लिए। तो हाँ, डॉक्टर्स हैं, अस्पताल चलाते हैं, इन्हें सियासत का ज़्यादा पता नहीं है, इन्हें इनके हरकंडों का पता नहीं है। जैसे कहते हैं इनके जो डिज़ाइन्स होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के और खुफिया एजेंसीज़ के। एनीवे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट उसका ये है कि कई तरफ से नेम कॉलिंग हो रही है, अफ़सोस की बात है। और इससे ये हुआ है कि कुछ मोमेंटम में कमी हो गई है अमेरिका में, क्योंकि आपको पता है कि जो विल्सन को जो करारदाद आने वाली है, उसमें कोशिश ये की गई है कि उसको स्लो डाउन किया जाए। ये लोग वापस आए, उसको ज़्यादा पुश ना करें, क्योंकि इन्हीं लोगों ने पुश किया था काफ़ी उसको, जो विल्सन हाँ, को इस एरिया के अंदर। तो मेरा ये ख्याल है कि ये टेम्पररी है, लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट में से डील करने में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अगर वो लोग आपको दिखाएं ना, तो उनसे कोई फायदा नहीं है बात करने का, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कसाना साहब इमरान खान को रिलीज करने का नहीं है। ये तो हाँ, क्लियर है। हाँ, आप देख नज़र रहे आ हैं कितना उनको ट्वीट किया है ईद के ज़माने में भी। ईद के दिन भी हाँ, और नमाज़ भी नहीं पढ़ने दी गई। जी हाँ, तो उसकी वजह से इनसे बड़ा केयरफुली डील करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। हुँ। उसकी और वजह से क्या ये इमैच्योरिश एटीट्यूड था? क्या था मतलब है कि जिस तरह आपने फरमाया कि डॉक्टर्स हैं एक आधा बिज़नेसमैन भी है उसमें, तो क्या इनको पता नहीं था या ये जान के ये कुछ कर रहे थे? ये भी दोनों चीज़ें हो सकती हैं ना? ये हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा था ना कि जो बिज़नेसमैन हैं, दे शुड नॉट बी टू नाइव एक्चुअली मुझे मेरे ख्याल में तो इतने नाइव तो नहीं होंगे।
नहीं, इतने नाइव तो नहीं होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में डॉक्टर्स जो होते हैं वो कोई सियासी लोग तो नहीं होते। ये जो बिजनेसमैन हैं, ये तो इन्होंने तो अरेंज किया था सब कुछ, तो इनके मफाद हो सकते हैं, देयर इज नो डाउट कि वैसे मेरा जो तजुर्बा है वो ये है कि डॉक्टर्स के यहाँ जितनी सियासत है वो शायद कहीं और कम ही होती होगी। आपको पता है जो अपना की सियासत है, जो दूसरों की सियासत है, ये बड़ी बड़ी सियासत खेलते हैं, इनको सब कुछ पता होता है। ये इतने जबले नहीं है, ये जानबूझ के गए हैं, मेरा जहां तक ख्याल है। मेरी वैसे बाय द वे आज एक से वॉशिंगटन में बात हो रही थी, तो उन्होंने भी ये कहा कि जिस आपने फरमाया ना कि वो उनका जो नुकसान है वो तो उन्होंने करवा दिया है, लेकिन वो ये कह रहे थे कि ये टेम्पररी, जिस तरह आपने फरमाया एग्जैक्टली वो यही कह रहे थे कि ये टेम्पररी है, लेकिन इसका ज्यादा देर नुकसान नहीं होगा, ये लोग रिकवर कर लेंगे। और इनको भी अभी चंद दिन के अंदर अंदर इनको अपॉलॉजी जो है वो टेंडर करनी पड़ेगी। जी हाँ, तो मैं यही कह रहा था इसका कि ठीक है, मैं इनको आप जैसे कह रहे हैं शायद इनके डिजाइन भी हों, और मैं उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहा। मैं तो सिंपली ये कह रहा हूँ कि इस एपिसोड से सीखना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी बात है सीखना चाहिए ना, ये तो आगे चल के इनसे बड़ा केयरफुली डील करना पड़ेगा एस्टेब्लिशमेंट से। आप एस्टेब्लिशमेंट से डील तो करना पड़ता है, क्योंकि भाई अनफॉर्चुनेटली इमरान खान ने भी यही कहा है कि भाई पावर उनके पास है तो उनके साथ ही बात करनी है ना, इस गवर्नमेंट के पास तो कोई पावर नहीं है, ये तो सब चीज एस्टेब्लिशमेंट ही चलाएगी पाकिस्तान के अंदर बैकग्राउंड। उसमें जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि जिस तरह ये लोग गए हैं वहां पे, एक तो ये है कि छुप छुपा के गए हैं, किसी को बताया नहीं, अपनी पूरी टीम को नहीं बताया। देखिए ना, अगर आप किसी चीज को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको अपने बोर्ड की मीटिंग कॉल करनी चाहिए थी, आपको अपने जो साथी हैं उनके साथ बात करनी चाहिए थी, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, और सारों का कंसेंसस होता तो फिर वो रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लोगों को नॉमिनेट करते, फिर वो जाते, फिर वो बात भी कर लेते। तो इस तरह यानी रातों रात चले जाना और छुप के वहां पे मिल के आ जाना और फिर जनाब लीक आउट हो जाना खबर का, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। अगर आपने जाना था तो आप बता के जाएं अपने दोस्तों। लेकिन आप एक दूसरा फिर एस्पेक्ट आ जाता है कसाना साहब के, ये तो पीटीआई यूएसए की ब्लेसिंग से गए हैं ना, इन इफेक्ट उन्होंने सबको तो नहीं मिलाया, लेकिन उनकी जो लीडरशिप थी पीटीआई यूएसए की, जो लीडरशिप है 2-3 आदमी है उसमें, वो तो इसको उन्होंने अपोज नहीं किया इसको, उन्होंने तो बल्कि लेकिन वो कहते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें नहीं पता था। और दूसरा ये है कि ये जो 2 डॉक्टर साहिबान थे, इनका तो पीटीआई के साथ ताल्लुक नहीं है, ये तो फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल के हैं। ये लोग जो डॉक्टर उस्मान वगैरह हैं, ये वो फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल के हैं। लेकिन जो 2 आदमी जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है इस चीज को, उस बिजनेस वो भी पीटीआई के एज सच नहीं है। वो जो तनवीर साहब हैं वो बिजनेसमैन हैं, और वो इमरान खान के साथ किसी जमाने में उनके साथ मिलते रहे हैं, लेकिन इन्हीं को मिलने से इमरान खान ने इनकार भी कर दिया था रिसेंटली। जी हाँ, दूसरी दफा, पहली दफा तो मिल लिए थे और दूसरी दफा इन्होंने इनकार कर दिया था। मैं बात कर रहा हूँ जो पीटीआई के जो 2 ऑफिशियल्स यहाँ रहते हैं ह्यूस्टन के, एक आतिफ भी साथ, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन वो लोग ऑन बोर्ड थे। उन्होंने अभी तक अपोलोजाइज नहीं किया, उन्होंने अभी तक यानी एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों वो इन्वॉल्व हुए थे इसमें। तो जैसे आप कह रहे हैं कि अब आगे इस चीज की एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए, बस मोस्ट इंपॉर्टेंटली इससे सीखना चाहिए। चलें लेट्स मूव ऑन, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ड्रोन अटैक का। ड्रोन अटैक हुआ रिसेंटली, वो भी मेन लैंड पे हुआ, मर्दान के इलाके में हुआ। वहां पे बकौल हमारी हुकूमत के वो कह रहे हैं कि जी ये हमने मारा दहशतगर्दों को। लोग कहते हैं कि जी वहां पे कोई दहशतगर्द नहीं था, आम लोग थे, चरवाहे थे जो कि अपने जानवरों को लेके जा रहे थे ऊपर की साइड पे, और वो पकड़े गए उसमें रास्ते में, और वो टारगेट हो गए। अब ये जो सूरत हाल है, इसमें अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आ रही क्यों हुआ ये अटैक। कोई उसका सबूत नहीं मिल रहा कि दहशतगर्द थे तो कौन थे, उनके नाम क्या थे, उनका बैकग्राउंड क्या था, किस तंजीम के साथ उनका ताल्लुक था, किस इंटेलिजेंस की बुनियाद पे आपने किया है। ये जो हमारे यहाँ ये रवैया है कि जी चीजों को बस वो ठप ठपा के आगे निकल जाओ, बस खैर बाकी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत ही नहीं है। और जिसने ये किया है उसने 9-10 लोगों को अगर मारा है तो ही शुड बी टेकन टू टास्क। जी हाँ, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपसे को कि 2-3 हफ्ते से ही बात चल रही है कि हार्ड स्टेट की। तो ये अब आप इसकी देख रहे हैं मैनिफेस्टेशन कि भाई ये सख्त रवैया जो है, जो जनरल आसिम मुनीर ने बात की थी 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है अब। तो किया तो इन्होंने है, अपोलोजाइज भी नहीं करना चाहिए, लेकिन देयर इज नो चांस कि ये अपोलोजाइज करेंगे। और ये टैक्टिक्स जो हैं अब आप बहुत देखते आएंगे आगे चल के। कोलैटरल डैमेज
इन ड्रोन अटैक से आप तो होता ही है, क्योंकि तो पायलटलेस प्लेन होते हैं, इनकी कोई डायरेक्शन जो होती है ना बड़ी मुश्किल होती है कि भाई आप किसी को मशीन से ऑपरेट कर रहे हैं तो वो कोई ये तो नहीं देखता कि वहां बच्चे हैं, औरतें हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये तो बड़ा इनडिस्क्रिमिनेट टाइप ऑफ वॉरफेयर है। लेकिन ये अब इस पे आ गए हैं कि हमें अपनी ताकत दिखानी है। इन्होंने अभी तक ये नहीं समझा, अभी तक इनको ये नहीं समझा कि ये एक हार्ड स्टेट, सख्त स्टेट का डिफरेंस होता है एक स्ट्रॉन्ग स्टेट से, बहुत डिफरेंस होता है। स्ट्रॉन्ग स्टेट जो है अपने लोगों को साथ लेके चलती है। यही जब मैंने अपने इसके ऊपर एनालिसिस किया था, लोग जी स्ट्रॉन्ग स्टेट के लोग उस स्टेट को सपोर्ट करते हैं इन चीजों में। एब्सोल्युटली। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस की बड़ी जरूरत होती है ना इसमें, किसान साहब। एब्सोल्युटली। यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो सूरत-हाल है, इसमें क्या ये चांस हो सकता है कि ये इनको पता ही ना हो सकता है कि यूएस ने कर दिया हो? उनका भी तो वहाँ पे देखे ना इंटरेस्ट है इस रीजन में। हो सकता है उन्होंने कहीं दुबई वगैरह से या कहीं से उड़ा के वहाँ पे भेज दिया हो, ये भी हो सकता है। ये अभी तक तो इसकी वो नहीं आई, क्योंकि कॉन्फर्मेशन कि किसने एग्जैक्टली किया है, लेकिन इंक्रीजिंग लाइक्लीहुड यही है, क्योंकि आपको पता है 3-4 साल से ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी को काफी फोकस कर रहा है पाकिस्तान कर रहे हैं। फौज है। पाकिस्तान टर्की से भी लिए हैं ना? जी हाँ, टर्की से भी नहीं, और खुद भी डेवलप किए हैं इन्होंने। तो अब ये हो सकता है कि इन्होंने कोशिश की हो कि दिखाने की कि भाई हमारी ये कैपेबिलिटीज हैं और हम और इस्तेमाल करेंगे इसको। और अगर मेरा ख्याल है कि यूएस का अगर होता तो वो शायद उनकी मीडिया में से कहीं ना किसी वो लीक हो जानी थी बात। जी। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तानी ऑपरेशन थी और गलत हुई। अब ये नहीं पता कि इसमें टेररिस्ट कितने मारे गए, सो कॉल्ड टेररिस्ट कितने मारे गए, ये तो हमें नहीं पता ना बिल्कुल। अच्छा, लेकिन इसमें एक बड़ी एक अजीब सी बात है कि जो हमारा मीडिया है वो इस हवाले से चुप है। वो कोई इसमें ना कोई एनालिसिस करता है, ना कोई उनकी इस हवाले से कोई बात आती है कि भाई इतने लोग मारे गए हैं, क्या हुआ है। कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, कोई इस तरह की चीजें नहीं होती। उसकी शायद कहीं ये वजह तो नहीं है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जरा देखें, हमारा मीडिया जो है उसमें ये चल रहा है जी आजकल। ये ईद वाला अखबार है, ठीक है जी। ये हाफ पेज के जो इश्तिहारात हैं वो चल रही हैं जनाब, माशाल्लाह हमारी मोहतरमा मरियम साहबा के। और जनाब जबरदस्त किस्म के एड्स हैं हुकूमत पंजाब के, तस्वीरें अपनी हैं, बेहतरीन किस्म के जनाब सिलसिले चल रहे हैं। तो क्या ये वजह है कि जो हमारा मीडिया वो बिल्कुल चुप करा दिया गया? मीडिया को तो चुप करा ही दिया गया है। और वो तो अगर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग इतने ऐसे इशू के ऊपर जैसे ड्रोन अटैक, उसमें जो सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, वो तो बड़ा एम्बैरेसिंग होता ना मुल्क के लिए। तो ये इस तरह के इश्तिहार जो हैं ये तो फील गुड होते हैं ना, ये तो फोटो ऑप हैं बेसिकली। तो ये ज्यादा आजकल दिखाए जा रहे हैं क्योंकि कोई सेंसिटिव चीज ये दिखाना नहीं चाहते और उसको डिस्कस भी नहीं करना चाहते। नहीं, और दूसरी बात यह है कि ये जो फ्रंट पेज का ऐड है ये लाखों में होता है और बल्कि करोड़ों में भी होता होगा, क्योंकि हर अखबार को अगर आप इस तरह के करोड़ों के इश्तिहारात देंगे तो वो फिर आपके ऊपर कहाँ जाके तनकीद करेंगे, कहाँ जाके वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करेंगे। ये तो वक्त अब बिल्कुल चेंज हो गया है, मेरा ख्याल है बिल्कुल चेंज हो गया। और दूसरी चीज ये भी है ना कि अब जर्नलिस्ट जो हैं आप जैसे और जो पाकिस्तान में हैं वो दे आर फीलिंग द हीट एसेंशियली। बहुत मुश्किल कंडीशंस हैं जर्नलिस्ट की, बड़ी करेज की जरूरत होती है, बड़ी करेज की है। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ जो भी लोग आते हैं, या अक्सर तो अब होता ही है कि वो बेचारे माजरत कर देते हैं, और दूसरी बात यह कि अगर आ ही जाते हैं तो फिर वो पहले ही बता देते हैं कि यार आपको पता है हम पाकिस्तान में हैं। तो ये इतना खौफ, इतनी जो अजीब सी जो फिजा है, ये इट्स नॉट गुड फॉर द कंट्री। जी बिल्कुल, बहुत ही बुरी बात। अच्छा जी, एक और जो इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बल्कि, वो है जो अफगान जो रिफ्यूजीज आए हुए थे यहाँ पे, अफगान शहरी जहाँ पे पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको आज 1 अप्रैल से डिपोर्ट किया जा रहा है। उसके आपको पता है डेडलाइन आगे भी है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर भी जो है वो भी हम देख रहे हैं। गार्डियन को मैं देख रहा था, गार्डियन ने इसको लिखा कि ये ड्रैकोनियन पॉलिसी है। तो ये जो सूरत हाल है इसमें कितना इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बड़े ही बुरे किस्म के रिलेशनशिप में से गुजर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। तो अगर ये भी सिलसिला होगा, और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि अभी आप ना करें, हमारे ऊपर बड़ा बर्डन पड़ेगा, तो ये उनको मजीद बर्डन देने की जरूरत है, वो करने के लिए कर रहे हैं, या उनके साथ कोई और मामला है? बेसिकली तो मामला तो यही है ना कि भाई 30 लाख ये हैं जो पाकिस्तान में हैं, इनमें से कोई 12 लाख जो हैं वो
अनडॉक्यूमेंटेड हैं, उनको उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जो बैलेंस हैं उनके पास पाकिस्तानी पेपर्स हैं या अफगान पेपर्स हैं, लेकिन कुछ के पास कोई पेपर्स नहीं है। तो ये एसेंशियली जो इनका बयानिया है एस्टैब्लिशमेंट का, ये है कि इनमें से बहुत से दहशतगर्द हैं और इनमें से स्लीपर सेल्स बहुत हैं यहाँ केपी के अंदर, जो कि ये आप जो ये हमारी टेररिस्ट का रियल जेन्युइन प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। तो डेपोटेशन से ये चीज हल हो सकती है, मेरे ख्याल में हल नहीं हो सकती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये वापस जाएंगे कहाँ, अफगानिस्तान जाएंगे वापस, और आप वहीं धकेलेंगे इनको। वहां इनमें से कुछ जो थे ये प्रीवियस रिजीम के भी लोग हैं, आपको पता है, जो अमेरिकन ने भी लेने से इनकार कर दिया इनको, अब ये वापस जा रहे हैं वहां। तो इनकी तो शामत आ सकती है वहां, डेफिनेटली दे कुड बी इन रियल ट्रबल। तो ह्यूमन एस्पेक्ट भी है इसमें। लेकिन अफगान गवर्नमेंट का जो रिएक्शन है वो अच्छा नहीं आया। उनके मैं पढ़ रहा था, कुछ रिएक्शन आया, उन्होंने कहा जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे ऊपर आप बर्डन इंक्रीज कर रहे हैं, ये टाइम इसका नहीं है करने का, आप आहिस्ता आहिस्ता ये हम जस्ट कर लेंगे, लेकिन इमीडिएटली आप जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। तो उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो और फर्दर मुश्किल में होगा। तो ये तो बड़ा फिर सिनेरियो कोई अच्छा नहीं है पाकिस्तान के लिए। अगर हमारे हमसाये ममालिक के साथ, आपको पता ही है ईस्टर्न बॉर्डर की क्या सूरत है, वेस्टर्न पे भी ये हो गया, ईरान के साथ वैसी हमारी टेंशन चल रही है, तो ऊपर से हमारे से मुतालबात भी ये किए जा रहे हैं। तो ये तो बड़ा अजीब सा मामला चल रहा है। और उसका आप देखें बलूचिस्तान में अब क्या हो रहा है। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, ये मतलब है कि ये तो आउट ऑफ कंट्रोल तकरीबन हो चुकी हुई है। अभी आप देख रहे हैं जो अख्तर मैंगल साहब का जो धरना है, वो उन्होंने लक चौक के ऊपर उन्होंने धरना दिया हुआ है, वहां पे उन्होंने ईद की नमाज पढ़ी है और वहीं पे वो सारा कुछ कर रहे हैं। आज आर्मी चीफ साहब जो हैं वो वाना में गए हुए थे, DI खान वगैरह में। तो ठीक है, आप ईद पढ़ें उनके साथ, लेकिन हालात को भी तो ठीक करने की कोशिश करें ना। आप अवाम के साथ क्यों नहीं बात करते? आप फौजियों के साथ तो बात कर रहे हैं, ठीक है, जरूर करनी चाहिए, ट्रूप्स के साथ करनी चाहिए, उनको भी मोरल उनका हाई करना चाहिए, लेकिन अवाम का मोरल कौन हाई करेगा? जी हाँ, तो अभी ये मुश्किल तो ये ना, बलूचिस्तान के अंदर अगर आप सबको ही टेररिस्ट और या दहशतगर्द ट्रीट करेंगे तो किससे बात करेंगे आप? तो एसेंशियली तो यही हो रहा है ना। अभी अख्तर मैंगल ने क्या कहा है, उनका मेन बयानिया ये है कि हमारी औरतों को रिलीज करें, मारिंग बलोच को, और उनकी जो औरतों को आपने हिरासत में लिया है और केसेस बनाए हैं उनको आप रिलीज करें। भाई आप किससे वहां बात करेंगे? अगर आप ये करते रहे तो आपने पूरी बलोच कौम को दहशतगर्द बना दिया। ये तो कोई इसमें सेंस ही नहीं बनता। ये बड़ी अजीब बात है। मैं हैरान हूं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। कोई काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के अंदर ये चीज अगर आप ले आए तो इसका कोई हल नहीं होगा, ये चीज बढ़ती चली जाएगी। ये तो अब जिस जगह भी ये टेररिस्ट के साथ एग्रीमेंट्स हुए हैं वहां आपने किसी से बात करने की जरूरत है, और आपको ऐसे लोगों से बात करने की जरूरत है जो कि आपसे एग्री ना करते हो, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम बंदूक नहीं उठाएंगे। डिफरेंशिएट करना चाहिए ना, आपका एनिमी कौन है। हम तो ये कह रहे हैं कि सभी एनिमी है, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हाँ, जिसने बंदूक उठाई है वो भी एनिमी है और जिसने नहीं उठाई वो भी एनिमी है। वो भी एनिमी है। ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है ये। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने। और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त वो अजीब तरफ जा रहे हैं। अभी आप देखें सिंध में जो कैनाल्स का मसला बना हुआ है, मैं हैरान हूँ कि एक तरफ जरदारी साहब खुद ही उनको अप्रूव कर रहे हैं और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो है वो कह रही है जी कि हम आखिरी दम तक ये नहीं करने देंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी कह रहे हैं जी कि हमें नई नहरों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जो शर्जील मेमन है या दूसरे लोग हैं वो सारे के सारे उसके खिलाफ हुए। मुराद अली शाह का भी स्टेटमेंट कल आ गया था कि हम हुकूमत को गिरा सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है कैनाल्स के इशू पे? जी कैनाल्स का इशू तो क्लियर है ना कि कौन इसको ड्राइव कर रहा है। कसाना साहब, ये तो फौजी कर रही है ना, एस्टैब्लिशमेंट ही कर रहा है। तो इसमें कोई सियासी फोर्सेस तो इन्वॉल्व नहीं हो, तो सिर्फ एक कवर प्रोवाइड करती है, जैसे जरदारी ने किया बाय सेइंग कि भाई मैंने इसको अप्रूव किया एसेंशियली। अब उसकी पार्टी रिवोल्ट कर रही है कि भाई सिंध के अंदर तो बड़ी एंटी पंजाब फीलिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ वाटर। पानी इज अ वेरी बिग इशू। कराची में 1/3 आता है पानी जिसकी रिक्वायरमेंट है। सिंध में जनरली टोटल पानी की बड़ी किल्लत है। ये तो काफी रिपोर्ट, पंजाब में भी किल्लत है, किल्लत हर जगह है, लेकिन ये मुश्किल तो है ना, सिंध के लिए तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। तो अगर ये पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करेगी तो दे विल लूज सपोर्ट इन सिंध, सिंधीज से।
तो ये भी पॉलिटिक्स खेल रही है वाकई, ये मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स खेलते हैं ये पीपीपी वाले जो हैं, ये तो जरदारी जो है ना, एक्सपर्ट है इसी चीज के अंदर। ये हर एक से बना के रखते हैं, फौज के साथ भी बना के रखी हुई है इन्होंने, और इनकी कोई इंटेंशन नहीं है कि गवर्नमेंट को गिराएंगे, क्योंकि इन्हें पता है के साथ हम भी गिर जाएंगे। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा ये थोड़ा सा इंटरनेशनल इशू पे भी एक दो बात कर लेते हैं। वो ट्रम्प साहब का जो है वो डिसाइड हो गया है, तो मई में जा रहे हैं जी सऊदी अरब। पिछली दफा भी जब ये सदर बने थे तो पहला दौरा इन्होंने सऊदी अरब क्या किया था, और अब इन्होंने भी ये तय कर लिया कि जी ये जाएंगे वहां पे। और आपको पता है वो बड़ी मतलब फ्लैशी किस्म की और बड़ी जबरदस्त किस्म की डील्स और इस तरह की जब बिग फिगर्स जो डील्स होती हैं उनको बड़ा पसंद करते हैं। तो वो अगर वहां पे जाएंगे तो क्या अचीव करना चाह रहे हैं वहां पे? कोई मैसेजिंग हो रही है? रूस का भी मामला जो है वहां पे हो सकता है टेकअप किया जाए या कुछ और किया जाए। $1 ट्रिलियन की उनकी डिमांड है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है यूएस में करें। तो क्या हो रहा है जिस हवाले से? मेन चीज तो यही है कि एमबीएस के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हैं बहुत, और वो एसेंशियली $1 ट्रिलियन का फिगर मेंशन हुआ है कि वो इन्वेस्ट करेंगे यूएस के अंदर, और उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते हैं, ऐसी चीज कर सकते हैं। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है अब भी, कि वो एब्राहम अकॉर्ड्स जो थे, जो आगे नहीं बढ़ पाए थे क्योंकि उनका टर्म खत्म हो गया था, लास्ट टर्म जो था ट्रम्प का, तो वो उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। तो इनका तो मेन प्लान की ये है ना कि सऊदी अरेबिया को रिकग्नाइज कराएं इजराइल को, तो वो एक फैक्टरी, इसकी भी डिस्कशन हो गया। और फिर थर्डली तो वही है कि अब इन्होंने तो यूक्रेन को तो इन्होंने गिव अप कर दिया एसेंशियली, दे ही सोल्ड आउट यूक्रेन। कहते रहते हैं कि भाई मैं आई एम वेरी एंग्री विद पुतिन, लेकिन ये तो सब ऐसी बातें करने की हैं। जी हाँ, तो तीसरी चीज यही होगी कि इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर भी डिस्कशन होगी वहाँ, लेकिन मेन वही है कि इकोनॉमिक टाइज स्ट्रॉन्गर हो जाएं, और दूसरा एब्राहम का फिर से रिवाइव किया जाए। क्या ईरान भी जेर बहस आएगा वहां पे? क्योंकि ईरान को भी थ्रेट दे दिया है ट्रम्प ने, कहा है कि जी अगर आप डील नहीं करेंगे तो फिर तैयार हो जाएं बॉम्बिंग के लिए। और हुतीस को भी उन्होंने कह दिया कि जी वो रियल पेन इज येट टू कम। जी हाँ, तो बिल्कुल प्रेशर तो रखेंगे ही ईरान के ऊपर, और एंड दे वांट सऊदी अरेबिया ऑन साइड अगर कोई उन्होंने एक्शन ली वहां ईरान के खिलाफ। लेकिन वो इतनी आसान बात नहीं है कसाना साहब, क्योंकि उससे गल्फ की बिजनेस को, गल्फ की इन्वायरमेंट को बड़ा इफेक्ट होगा अगर इनके न्यूक्लियर प्लांट्स पर अटैक हुआ। ये इसको स्टडी करने की बात है कि वो उसका जो लॉन्ग टर्म रिपरकशंस बड़े सख्त हो सकते हैं सारी दुनिया के लिए। तो दे विल गो वेरी स्लोली ऑन दिस। कोशिश उनकी तो यही है, इंटेंशन के रिजीम चेंज होनी चाहिए तेहरान के अंदर, आयतुल्लाह को निकालने की इनकी पूरी एफर्ट होगी, लेकिन किस तरह और किस टाइमिंग से ये पता नहीं अभी। और किस कॉस्ट के ऊपर, ये भी देखें ना, ये भी कॉस्ट भी किसकी देनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी तरफ पेंटागन जो है वो फोकस कर रहा है जी एक वॉर विद चाइना के ऊपर, और उसकी तैयारी कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? और दूसरा साथ हम ग्रीनलैंड की भी थोड़ा सा मुझे बता दें। ग्रीनलैंड का जो न्यू उनके जो वज़ीर आज़म आए हैं, उन्होंने तो रिबफ किया है उसको, ट्रम्प की जो एनेक्सेशन टॉक्स हैं उसकी पॉलिसी है, उन्होंने कहा जी कि नो मोर, ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। जी हाँ, अब मैं चाइना की तो बात करता हूँ, खैर वो तो मेन फोकस ही है। दुनिया की जो मेन राइवलरी है इस वक्त, वो तो अमेरिका की और चाइना की है। तो वो तो हर वक्त बात तो करते रहते हैं, दे हैव नो इंटेंशन, और चाइना की भी कोई इंटेंशन नहीं है कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन तैयारी रहती है उसकी। तो ये तो एक बात हो गई। ग्रीनलैंड की जहां तक बात है, वो रिबफ करें या ना करें, अगर ट्रम्प साहब चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कहते तो ये हैं कि भाई मिलिट्री मीन्स में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन कोई पता नहीं इसका। लेकिन इनका बेस भी वहां है, आपको पता है ग्रीनलैंड में है ऑलरेडी। तो ये छोड़ेंगे नहीं इस चीज को, इनको इंटरेस्ट है। अब एनेक्सेशन तो बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड है, दे कैन ब्रिंग देम ऑन साइड इन डिफरेंट वेज। वो कर सकते हैं उसको, या कोर्स कर सकते हैं किसी तरीके से। चलें, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, क्या किस तरीके से ये चीजें पैन आउट होती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साद भाई, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह, एंड सी यू सून जी। अस्सलाम वालेकुम।